रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। ऑटो रिक्शा में सिर्फ एक यात्री बैठ सकता है, टैक्सी में 2 और ग्रामीण सेवा में भी 2 यात्रियों को छूट है। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार नहीं होंगे। बाइक पर 1 और कार में 2 लोग ही सफर करेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। सभी बाजार ऑड इवन नियम से खुलेंगे। जरूरी सामानों की दुकानें हर दिन खुलेंगी। सरकार ने साफ किया है कि जिन क्षेत्रों में राहत दी गई है वहां भी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को अब जिंदगी का हिस्सा मानकर चलना होगा। जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूं कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी जिंदगी भी चलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में काफी तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 2347 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या बढ़कर 33,053 हो गई है। अब तक 1,198 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मुंबई में भी कोरोना के मामले बढ़कर 20,150 हो गए हैं। यहाँ के धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1242 है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में आज देश का पहला ओपन हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। बांद्रा इलाके में बने 1008 बेड के अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल में ऑक्सीजन और मेडिकल जांच की सुविधाएं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का दौरा किया। हॉस्पिटल को रिकॉर्ड 25 दिन में तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन 4 में कई राहत का ऐलान किया है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल को 3 जोन में बांटा गया है। 21 मई के बाद से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों की तमाम छोटी बड़ी दुकानें खुल जाएंगी। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए होटल, सैलून, ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट अभी नहीं खुलेंगे। बसों को चलाने की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़कर 2,677 हो गए हैं, जबकि यहां कोरोना से 238 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में बाहरी राज्यों के मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अहमदाबाद में मजदूर IIM रोड पर जमा हो गए थे और प्रशासन से घर जाने के लिए बस की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मजदूरों को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई मजदूरों को हिरासत में भी लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की गई। ये मजदूर यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे। ट्रेन में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन किया जाना था, लेकिन इतनी संख्या में मजदूरों के इकट्ठा होने से स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई। मजदूरों के वेरिफिकेशन के बाद यहां से ट्रेनों को रवाना किया गया। चीन की वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि लद्दाख के ग्लवान वैली में भारतीय सेना ने मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना ने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया और चीन की सीमा में आकर निर्माण का काम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इस कदम के खिलाफ चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी तैनाती मजबूत कर ली और जरूरी कदम उठा रही है। इससे पहले सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर के आने से भी दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदू दुकान से ईद की खरीदी पर मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथियों की धमकी और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को हुई 2 अलग अलग घटनाओं में ये कार्रवाई की है। दावणगेरे में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू दुकान से सामान खरीदने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। कट्टरपंथियों ने केसरिया रंग के बैग में सामान लेने पर मुस्लिम महिलाओं को धमकी भी दी थी। सामान ले जाने के बैग का ना कोई रंग होता है, ना वो हरा होता है, ना लाल होता है, ना सफेद होता है, ना केसरिया होता है। तंगदिली से व्यापार भी रुकता है और मानसिक विकास भी। कट्टरपंथियों ने ईद के नए कपड़े खरीदने पर आपत्ति जताई। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अशुभ और दुख भरी खबर शेयर करना चाहते हैं और वो खबर ये है, वो समाचार ये है कि अब तक जी न्यूज की टीम के 29 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के दौर में मीडिया को जरूरी सेवाओं में रखा गया है और इस दौरान काम करना ऐसा ही है जैसे आप फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हो। आपको याद होगा हमने शुक्रवार को
आपको जी न्यूज की टीम के उस सदस्य के बारे में बताया था जिसका टेस्ट उस दिन पॉजिटिव आया था। और आज हमारे 28 साथी इसके अलावा और भी संक्रमित पाए गए हैं। जी मीडिया में करीब 2500 लोग काम करते हैं और इसीलिए जी मीडिया देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। 2500 लोग यहां पर काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर हमारी टीम के 29 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। और जी न्यूज मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और हमारे लिए एक एक एम्प्लॉय की जान बहुत कीमती है। आज हमारे 28 साथियों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, इसलिए आप इन सब लोगों के लिए दुआ कीजिए। हम चाहते हैं कि आज आप इनके लिए दुआ कीजिए, आप इन्हें शुभकामनाएं भेजिए। ये जी न्यूज के वो सदस्य हैं जिनके पास देश के करोड़ों लोगों की तरह लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहने का, अपने अपने परिवारों के साथ अपने घरों के अंदर रहने का विकल्प मौजूद था। ये चाहते तो दिन भर टीवी देखते रहते, सोशल मीडिया पर टाइम पास करते, अपने वीडियोस बनाते, व्हाट्सएप पर तरह तरह के जोक शेयर कर सकते थे। ये सब इनके पास था। इनके परिवार वाले भी यही चाहते थे कि ये अपने घरों से ना निकलें, लेकिन ये सब लोग अपने काम को बहुत गंभीरता से लेने वाले लोग हैं और इन्हें अपने कर्तव्य का पूरा एहसास है। इन सब लोगों ने दुनिया के 180 देशों में मौजूद जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। आप जानते होंगे जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है। आपके साथ हमारा ये रिश्ता 25 साल पुराना है। 180 देशों में करोड़ों लोग हमें देखते हैं, हर रोज हमारा इंतजार करते हैं और हम भी हर रोज पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ, पूरे जज्बातों के साथ अपने दर्शकों के लिए नई नई खबरें लेकर आते हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन ये संक्रमण हमारे बीच जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में हमारे जो पत्रकार हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, हर रोज काम पर आ रहे हैं। हम आज भी जानते हैं कि अभी ये संक्रमण 28 लोगों को हुआ है और आगे चलकर और भी लोगों को हो सकता है। हमारे और भी जो टीम के सदस्य हैं, हो सकता है वो भी इसके शिकार हो जाएं, हो सकता है ये मुझ तक आ जाए, हो सकता है मेरे साथी इस वक्त जो स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन्स हैं यहाँ पर, या जो टेक्निकल के जो लोग इस समय यहाँ पर इस समय भी मौजूद हैं, उन तक भी ये कोरोना वायरस आ सकता है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम डर जाएं, अपने अपने घरों में बैठ जाएं? आपके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे हम ना निभाएं। हम भी बहुत लोगों की तरह कह सकते हैं कि अब हम काम पर नहीं आएंगे, लेकिन ये जानते हुए भी हमारी टीम का एक एक सदस्य पूरी ईमानदारी से, पूरे पैशन के साथ आपके प्रति, अपने दर्शकों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर रोज हमारा इंतजार करते हैं। हम जानते हैं जी न्यूज आप दिन भर देखते हैं, खबरों के मामले में जी न्यूज पर भरोसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे संक्रमण का शिकार होने के बावजूद हमारे देश के डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य और हमारे पुलिस कर्मी अपना फर्ज लगातार निभा रहे हैं। आप सब जानते हैं, और क्योंकि मीडिया भी एसेंशियल सर्विसेज में है, इसलिए हमसे भी ये कहा गया कि हम हर रोज आप तक जरूर पहुंचें। और आपका और हमारा रिश्ता भी ऐसा है कि हम अगर आप तक हर रोज ना पहुंचें, आपसे अगर हर रोज बात ना हो, आपको हर रोज देश की बड़ी बड़ी ताजा खबरें ना दिखा लें, तो हमें भी चैन नहीं पड़ता। अपनी जान से ऊपर अपने कर्तव्य को रखना बहुत मुश्किल विकल्प होता है, लेकिन हमारी टीम का एक एक सदस्य इसी विकल्प को अपना आखिरी और एकमात्र विकल्प मानकर चलता है। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं आप सबसे कि मुझे अपनी इस टीम पर बहुत फक्र है, उसके प्रोफेशनलिज्म पर बहुत फक्र है। जिस पैशन के साथ काम करती है, जिस जोश के साथ काम करती है, उस पर हमें बहुत फक्र है। शुक्रवार को भी हमने आपको यही बताया था कि इस दौर में मीडिया, पत्रकार होना सबसे खतरनाक पेशा बन गया है। इस दौर में पत्रकार या तो कोरोना वायरस का शिकार हो जाएगा, अगर कोरोना वायरस से बच गया तो हो सकता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, उसकी कोई खबर कुछ खास लोगों को पसंद ना आए, और अगर एफआईआर से भी बच जाए तो फिर विदेशों से धमकियां मिलने लगेंगी, इस देश के अंदर से धमकियां मिलने लगेंगी, जान से मारने की धमकी दी जाएगी और सोशल मीडिया पर आपकी ट्रोलिंग होगी। इसलिए आज के दौर में सबसे खतरनाक पेशा है एक पत्रकार का। फिर भी जी न्यूज की टीम का एक एक सदस्य
हमारी 2500 लोगों की टीम का एक एक सदस्य पूरे जोश के साथ, पूरी खुशी के साथ, स्वेच्छा से इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करता है, ये जानते हुए कि वो अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है, फिर भी हर रोज दफ्तर आता है, आपके लिए खबरें तैयार करता है, ये जानते हुए कि अगर उसे ये संक्रमण हुआ तो उसका परिवार भी खतरे में आ जाएगा, तब भी अपना काम नहीं छोड़ता। इसलिए आपको न सिर्फ हमारे इन जी वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए, बल्कि आज मैं उन सब के परिवारों को भी सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। वैसे ही जैसे हम अपने देश के सैनिकों और उनके परिवारों को सल्यूट करते हैं, हम अपनी टीम के एक एक सदस्य और उसके परिवार के लोगों को भी आज सल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने सदस्यों को आप सबके लिए उनकी जान खतरे में डालकर हर रोज बाहर भेजते हैं, हर रोज ऐसी असाइनमेंट्स पर भेजते हैं जहां किसी भी समय वो कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। हमारी टीम इन तीनों चुनौतियों से संघर्ष कर रही है, जो हमने अभी आपको बताया। कोरोना वायरस से भी बचना है, एफआईआर से भी बचना है और धमकियों से भी अपनी जान बचानी है। लेकिन हमारी टीम के ये सभी सदस्य जी वॉरियर्स हैं। आज हमने इन्हें एक नाम दिया है, वो है जी वॉरियर्स, और हम किसी भी हालात से डरने वाले नहीं हैं। हमने ये खतरा आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए मोल लिया है, इसलिए हमें आपका और कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ आपका साथ चाहिए और हमारे साथ रहिए, बस ये चाहते हैं। हमारी टीम के लिए दुआएं कीजिए, अपनी शुभकामनाएं हमारी टीम के लोगों को भेजिए। अब अलग अलग अस्पतालों में हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, इस समय आपको देख रहे होंगे, इस समय आपको सुन रहे होंगे, और जो लोग टीवी नहीं देख रहे होंगे तो कम से कम सोशल मीडिया तो जरूर चेक कर रहे होंगे। और जब आपके संदेश उन्हें मिलेंगे जी वॉरियर्स के नाम से, तो यकीन मानिए उनकी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। इसलिए इनके जोश को और बढ़ाइए, इनके जोश को ठंडा मत होने दीजिए और इन सब लोगों को इस बात का एहसास कराइए कि आप सब, करोड़ों लोग इस देश के, उनके साथ हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, जी मीडिया सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, 2500 लोग यहां काम करते हैं। इसलिए जो लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं, उनकी संख्या भी हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा लोग काम करते हैं और हमने बड़ी संख्या में अपने लोगों के टेस्ट कराए। इन सारी कुर्बानियों के बावजूद देश का टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे खिलाफ अब भी दुष्प्रचार कर रहा है और सोशल मीडिया पर आज भी जी वॉरियर्स पर वैचारिक पत्थरबाजी हो रही है। आपने देखा होगा, जिस तरह कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजों के समर्थक देश में हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर पत्थर फेंकते हैं जब वो एक कुछ खास मोहल्लों में जाते हैं, ठीक वैसे ही आज जी वॉरियर्स के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जो इस बात से बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत सारे लोग मन ही मन कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ कि इनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे हैं लोग, लगातार सोशल मीडिया पर हमें लिख भी रहे हैं। अंदर अंदर बहुत सारे लोग आज खुश तो बहुत होंगे। जी न्यूज की टीम हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग करती है और यह पत्थरबाजी इसी सच्ची रिपोर्टिंग का इनाम है। लेकिन हम इन पत्थरबाजों को आज ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी स्थिति से डरेंगे नहीं। हम अपनी टीम के सदस्यों का ख्याल रखना भी जानते हैं और ऐसे पत्थरबाजों को जवाब देना भी जानते हैं। किसी दूसरे की हार में अपनी जीत देखना, किसी दूसरे के दुख में अपनी खुशी देखना, ये इन लोगों की सबसे खास बात है। हमारे फौज का जब कोई जवान किसी एनकाउंटर में मारा जाता है, तब ये लोग खुशियां मनाते हैं, हम जानते हैं। हमारी टीम, हमारे फौजी जब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बालाकोट पर स्ट्राइक करते हैं, तो ये लोग उस पर शक जताते हैं। हमारे जो 29 लोग आज संक्रमित हुए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनके बारे में जानकर भी ये लोग आज खुशियां मना रहे हैं और उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर जी वॉरियर्स को शुभकामनाएं नहीं भेजी, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना नहीं की, बल्कि ये सवाल पूछा। सबसे ज्यादा सवाल जानते हैं आज क्या पूछा जा रहा है? वो ये, जी न्यूज का दफ्तर सील कब होगा, जी न्यूज बंद कब होगा। इन सारे लोगों की दिलचस्पी इसमें है। जब हमने खुद औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा की, सोशल मीडिया पर सबको बताया कि हमारे 29 साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सबसे ज्यादा इन लोगों की तरफ से जो ट्वीट्स आए, जो संदेश आए, वो ये थे कि हमारा दफ्तर सील कब होगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए,
इन सब लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि हमारा सिस्टम काम करना कब बंद करेगा, हमारा ऑफिस कब सील होगा। ऐसे लोगों की तसल्ली के लिए हम आज बता देते हैं कि जी न्यूज का हेडक्वार्टर सील हो चुका है, हमारा न्यूज रूम सील हो चुका है, हमारा स्टूडियो सील हो चुका है, हमारे 29 लोग अस्पतालों में हैं और हम आज एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आपके लिए ये प्रसारण कर रहे हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास ठीक से अच्छा काम करने वाला स्टूडियो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो है हमारा जज्बा, हमारे पास जो है वो है हमारा जोश, और हमारे पास जो है वो है आपके और हमारे रिश्ते की ताकत। और वो ताकत इतनी मजबूत है कि जी न्यूज का ये प्रसारण कभी भी रुकेगा नहीं। आज 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आपको याद होगा जब सबसे पहले जी न्यूज ने इस देश में लोगों को प्राइवेट न्यूज दिखाई थी, प्राइवेट न्यूज चैनल बनाया था, तब से लेकर अब तक 25 साल से ज्यादा समय हो चुका है। एक दिन, एक मिनट, एक घंटा, एक सेकंड के लिए भी जी न्यूज कभी रुका नहीं। और ऐसे सारे लोगों को जानकर बड़ा दुख होगा कि इस सब के बावजूद भी जी न्यूज रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारी टीम के जोश में कोई कमी नहीं है। हम इन लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं, इस संकट के बावजूद जी न्यूज की टीम के हर सदस्य के मन में उतना ही जोश है जितना पहले था, बल्कि हम ये कहेंगे कि अब उनका जज्बा, उनका जोश और भी ज्यादा हाई है और हम दुगने जोश के साथ आज खबरों का ये प्रसारण कर रहे हैं। हमारे लिए राहत की खबर यह है कि हमारी टीम के जो सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर की हालत बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी इनमें कोरोना के कुछ खास लक्षण नहीं हैं। जिनके अंदर कुछ छोटे मोटे लक्षण हैं भी, वो भी बहुत माइल्ड लक्षण हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बिना समय गंवाए अपने सारे लोगों के कोरोना टेस्ट तुरंत करवाए और जी न्यूज की टीम के बाकी सदस्यों के टेस्ट की प्रक्रिया भी बहुत जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। हम पूरी टीम के हर सदस्य का टेस्ट करा रहे हैं। आईसीएमआर भी अब उन लोगों की टेस्टिंग करने की इजाजत दे रहा है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में जी न्यूज में आपको और भी कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ी हुई मिले, हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे बीच में इस समय है। मैं नहीं जानता, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे आसपास भी, यहां भी वो संक्रमण आ चुका हो। मेरे पास भी ये विकल्प था और हमारे बाकी साथियों के साथ भी ये विकल्प था कि हम घर से भी ये प्रसारण कर सकते थे, लेकिन हम आप सबको, इस देश को एक संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश ये है कि हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम इस वायरस का मुकाबला करेंगे। हम भी मानते हैं कि संक्रमित लोगों की पहचान करके उन्हें दूसरों से अलग करना ही इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। इसलिए उन सारे लोगों को हमने आइसोलेट कर दिया है, क्वारंटीन में भेज दिया है, अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया है। उनके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे और आने वाले समय में जो भी हमारी टीम के साथ होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस समय हमारी टीम की जो संख्या है बहुत कम रह गई है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम रह गए हैं। आज हमारे पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है आप और हमारा जोश। इरादे हैं, वादे हैं, राहें अपनी चुनेंगे हम, झुकना नहीं, रुकना नहीं, रहेंगे आगे हरदम, है जुनून भरे परवाज हम, बदलते वक्त की आवाज हम, बेखौफ हम, बेबाक हम, बदलते वक्त की आवाज हम, बेखौफ हम, बेबाक हम, बदलते वक्त की आवाज हम। और जैसा हमने वादा किया था कि आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारी खास मेहमान होंगी और आज हम उनसे जो बात करने वाले हैं वो ये है कि कोविड-19 पर जो राजनीति इस देश में अभी चल रही है, उस राजनीति का सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। धन्यवाद सुधीर जी। मैंने मेरे इस इंटरैक्शन से पहले आपके कुछ वाक्यों को सुना है। सर्वप्रथम तो जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में संक्रमित हुए हैं, मैं उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ, वो जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी मेरी उनके प्रति शुभकामना है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है
कि आप एक तरफ अपने जो भी अधिकारीगण हैं उनका टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन उनके परिजन जो उनके साथ रहते हैं या उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग जो हो रहा है उसमें भी आप अगर सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो समाज हित में ये कदम होगा। एक आपका वाक्य जो है सुधीर जी मुझे चिंता करवाता है, वो है कि आप अब वर्तमान में जहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपने कहा कि आपको ये नहीं जानकारी है कि आसपास भी कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उसको आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण ही इस दृष्टि से हुआ है कि नागरिक सचेत रहे, नागरिक के पास ये जानकारी रहे कि जिस वातावरण में वो है अथवा जिस जगह पर वो है वहां पर कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि आप त्वरित रूप से आपके ऑर्गेनाइजेशन में और उससे जुड़े सभी लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे तो एक सुरक्षित स्वस्थ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में आपकी सहूलियत होगी। आपने आज मुझे आमंत्रित किया, लेकिन उससे पहले आपका जो रोष था कि कितने लोग आज इस अपेक्षा में बैठे हैं कि संक्रमित जो लोग हैं उनके बारे में सहानुभूति होने की बजाय वो इस आस में बैठे हैं कि कब उनकी कंपनी बंद हो और सबकी नौकरियां जाए। मुझे लगता है ऐसी अमानवीय बातों पर ध्यान ना देते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मीडिया के लोग भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स से कम नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी अपील है, चाहे वो जी मीडिया हो या किसी भी मीडिया के पत्रकार हो, कैमरा पर्सन्स हो, या फिर जो साथ में प्रोडक्शन व्हीकल चलाते हैं या फिर ओबी वैन्स चलाते हैं, वो सब संक्रमण से जितना संभव हो बचे और स्वस्थ रहें। अमानवीय बातें जो भी कहते हैं मुझे लगता है कि उसको आपको नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो सुधीर जी आपको आदत पड़ी होगी। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा, आदत तो बहुत पड़ चुकी है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में बताना भी जरूरी था। स्मृति जी, आज आप हमारे साथ जिस विषय पर बात करने के लिए हैं वो भी लगभग इससे मिलता जुलता ही है, और वो ये है कि इस देश में अगर कोविड-19 के मुद्दे पर भी अगर राजनीति हो सकती है तो फिर ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पर सारे दल एक साथ आ सकें। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो राजनीति चल रही है, अब मैं देख रहा हूं चारों तरफ प्रवासी मजदूरों का, श्रमिकों का मुद्दा है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, नेता जा जाकर फोटो ऑप्स की जा रही हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है। ये बात कितनी सही है कि इस मीडिया हाउसेज हैं जी जो श्रमिक के पैदल चलने की और उसकी इस हालत की फोटो खींच के 20,000 रुपए में भी प्रति फोटो बेच रहे हैं। तो क्यों आप राजनेताओं पर ही दोष लगा रहे हैं या उन पे दोष लगा रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं? वो भी उतने ही गुनहगार हैं जो ऐसे श्रमिकों की फोटो लेकर, मैं तो स्तब्ध हूं जब मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी, 8,000 से लेकर 20,000 रुपया कमाया जा रहा है रास्ते पे चलते एक श्रमिक की फोटो लेकर। तो कहीं ना कहीं हाँ, ऐसी परिस्थितियां अमानवीय बातों को उजागर करती हैं, लेकिन अब तक प्रभु का कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद रहा इस देश पर कि प्रशासन, चाहे केंद्र हो राज्य हो, जितना संभव है वो सब समन्वय से काम तो कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ राज्य हैं जो अपनी राजनीति अथवा प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने के लिए विवश इतने हैं कि वो मानव ये चुनौती शायद नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी तो ये देख रही है। जी, आपका अभी तक का अनुभव कैसा है? आप, अब हम देखिए लॉकडाउन 4 में पहुंच गए हैं, चौथा लॉकडाउन है, अभी तक आप कैसा इस लड़ाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पहले से रणनीति जब बनाई थी फैक्टर इन कर लिया था, या आपको बीच बीच में सरप्राइजेस मिले? देखिए, इवॉल्विंग चैलेंज है ये। चैलेंज कोई लॉग बुक लेकर नहीं आया है कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है। और ये इवॉल्विंग चैलेंज इसलिए है क्योंकि 130 करोड़ से ज्यादा की संख्या क्या ये देश है, और फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, एमएचए अपनी ओर से गाइडलाइन जारी कर रहा है, प्रधानमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करें, लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक कहीं ना कहीं ढांचा है उसमें विलेज लेवल पर अथवा जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी के संदर्भ में भी प्रशासनिक ढांचे में हम लोग पावर को डेवल्यूट होते देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज विशेषतः जो चुनौती आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबर वाला, उसमें बार बार प्रधानमंत्री जी की अपील पर कई मुख्यमंत्रियों ने बहुत सार्थक भूमिका निभाई है। रेल मंत्रालय ने श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से कम यातायात की सुविधा की है। यातायात के संदर्भ में 85% का खर्चा
देश की सरकार रेल मंत्रालय के माध्यम से उठा रही है, 15% राज्य उठा रहे हैं। कई राज्य जो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लोगों को लेकर आ रहे हैं वो बसेस के माध्यम से ला रहे हैं। जहां तक कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात है, तो जब आप कहते हैं आपने फैक्टर इन किया कि नहीं, जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ प्रधानमंत्री जी ने विशेष राशन की व्यवस्थाएं करवाई गरीब परिवारों के लिए। 80 करोड़ नागरिकों तक राशन पहुंचाना मात्र 3 महीने नहीं, लेकिन वित्त मंत्री ने आगामी 2 महीने की भी उसमें घोषणा की है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसा पहुंचाना निरंतर 3 महीने, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर मुफ्त देना। तो ये रोजमर्रा की जो गरीब की जरूरत है। मैं तो इतना भी ऐड करूंगी कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक महिला के बैंक खाते में पैसा, तो वो जाकर कतार ना लगाए कहीं पर बैंक के सामने। तो ग्रामीण डाक के हमारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो लोग गांव-गांव जाकर उनकी मदद कर रहे हैं कि आप वहीं पर बिना कतार लगाए बैंक के बाहर, वहीं पर डाक सेवा या फिर जो अपने बैंक मित्र हैं उनके माध्यम से ये सारी सहायता लें। अब इतने बड़े देश में ग्रामीण अंचल तक भी जब सरकारें पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश, केंद्र और अपना जिला स्तर का प्रशासन जो है वो समन्वय से भरसक प्रयास कर रहा है। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लॉकडाउन हुआ, जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की और कहा कि जो जहां है वहीं रहे, और उसके अगले दिन से ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर बाहर निकलने लगते हैं। 3-4 दिन के अंदर स्थिति ऐसी आ जाती है कि लाखों लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कल्पना की थी कि इस ऐलान के बाद इतने सारे लोग अपने शहरों से गांवों की तरफ जाने लगेंगे? आपने ऐसा सोचा था? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि इन लोगों को समय पर रोका नहीं गया? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से तो बोलने में सक्षम इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं काल्पनिक अवस्था में अपने आप को ढालूं। लेकिन ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से निरंतर किया है। लेकिन जब आह्वान किया जाता है तो ये अपेक्षा होती है कि जिस स्थल पर वो व्यक्ति है वहां का स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में अपने आप कोई कदम उठाए। लेकिन सुधीर जी, आप इस बात को भी नकार नहीं सकते कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने व्हाट्सएप चलाए ताकि भय का माहौल आए। और मैं आभारी हूं कि हमारी आईएनबी डिवीजन के माध्यम से प्रकाश जावड़ेकर जी ने पीआईबी की फैक्ट चेक की पूरी तंत्र को लगाया, ताकि अगर व्हाट्सएप की भी अफवाह है तो भारत सरकार अपने तंत्रों के माध्यम से उसको भी पुष्टि करके जनता को आगाह करे कि आप ऐसी अफवाहों पर मत जाएं। लेकिन स्थानीय प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और स्थानीय प्रशासन भी कैसे सजग रहे। हमारे सरकार में जो ब्यूरोक्रेटिक एक महकमा है उसके जो मुखिया है वो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, वो स्वयं, और फिर हेल्थ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सारे ऑफिसर्स निरंतर प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप कलेक्टर भी कहते हैं, उनके साथ सतत वार्ता में थे। तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां पर अगर किसी जिला प्रशासन को या प्रदेश प्रशासन को केंद्र की ओर से कोई मदद चाहिए हो, उस मदद को नकारा गया हो। साथ ही ये भी सत्य है कि जब हम गाइडलाइन 1, 2, 3 जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं 4, उसमें भी किस प्रकार की गाइडलाइंस में राहत दी जाए अथवा किस प्रकार की गाइडलाइन में दृढ़ता बढ़ती जाए, कठोरता बढ़ती जाए, उस पर भी राजनीतिक स्तर पे प्रधानमंत्री जी और प्रशासनिक स्तर पर हमारे अफसर जो है वो समन्वय से ही निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ जिसमें कोई एक अफसर ये कह दे कि हमसे चर्चा करके अथवा हमारी मंजूरी लेकर निर्णय नहीं किया गया। लेकिन सुधीर जी, ये विश्लेषण आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये सब होने के बाद भी किसी ने बाहर आकर भारत सरकार की ओर से प्रशासनिक ढांचे से तू मैं नहीं की। हमने चुनौतियों को स्वीकार किया, उसके समाधान तक पहुंचाने के लिए हमने सतर्कता से काम किया। लेकिन एक भी ऑफिसर आपको बाहर निकलकर ये बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया कि जी हमें इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारा पूरा का पूरा ध्यान जान बचाने में है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, कैसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सके, भारत सरकार का पूरा ध्यान उस पर आकृष्ट है। इसलिए मैं बार बार अपील करती हूं, आज जो जी न्यूज पर जिस प्रकार के हमले की, आप वैचारिक हमले की बात कर रहे हैं, होगा ये
आप भी जानते थे कि आपने जब ऐसा स्टैंड लिया है कि आप निडर पत्रकारिता करेंगे, तो आपको भी इस बात का अंदाजा हुआ होगा और बार बार दिलाया गया होगा। और आप क्या, बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो इन प्रकार के लोगों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते हैं, उनको उसका खामियाजा भरना पड़ता है, फिर भी आप करते हैं जी। तो जब आप ये जानते हैं तो कृपा करके कम से कम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। जिन लोगों को आपने संक्रमित पाया है उनके परिवार के स्वास्थ्य की पुष्टि करवाइए, क्योंकि जो पत्थर मारने हैं वो मारने वाले हैं, उनको घर बनाना नहीं आता जी, आप राष्ट्र बनाना नहीं आता। जी। हमें आता है, कम से कम हम अपने लक्ष्य को ओझल होने ना दें। जी बिल्कुल स्मृति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो आपने कहा, वैसे तो हमारी टीम में सबके पास आरोग्य सेतु ऐप हमने लिया हुआ है। उसका जो भी हमें उसकी तरफ से जो वो इशारे हमें भेजता है, जो बताता है, उसको भी हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल अब इस सरकार पर उठाया जा रहा है वो है जो 20 लाख करोड़ की जो आर्थिक पैकेज जो दिया गया है, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे लोगों का। मसलन सोनिया गांधी ने पहले कहा कि ये किराया इन सब मजदूरों का हम दे देंगे, और ये एक भ्रम फैलाया गया कि पैसा वो दे रहे हैं। मुझे एक सेकंड सुधीर जी, आप मुझे गणित समझाइए। शायद मुझे तो कांग्रेस अनपढ़ कहती है। 85% दे रही है भारत सरकार, 15% दे रही है कि प्रदेश की सरकार, तो सोनिया गांधी क्या दे रही है? बट आपको याद है शोले का वो सीन जिसमें असरानी कहता आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी जो बच्चे मेरे पीछे आओ। जी, मतलब ये वही हाल हो गया। तो जब आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो थोड़ा तो सोच लीजिए कि जनता ने सुन लिया है राज्यों को, केंद्र की सरकार को इस प्रकार की घोषणा करते हुए। जी, अब मैं जो राहुल गांधी का लेटेस्ट बयान सुन रहा हूं वो ये है, वो फोटो तो खिंचवा ही रहे हैं मजदूरों के साथ जाके फुटपाथ पर बैठ के। नहीं, उनका हक है। देखिए, ये पहली बार किया है क्या राहुल गांधी ने? जी, आप जो इतना उत्तेजित हो रहे हैं सुधीर जी, इन्होंने तो अमेठी में अंग्रेजों को बिठा दिया था झोपड़ी में। वो झोपड़ी वाले की किस्मत नहीं बदली, अपनी किस्मत बदलने के लिए फोटो खींच रहे थे। तो आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? अब इनकी फितरत से आप भली भांति परिचित है। आपको शायद अपेक्षा रही होगी कि इतनी बड़ी महामारी में कम से कम वो बाज आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हमने इंसानियत की अपेक्षा की, क्यों करते हैं आप? तो स्मृति जी, अब जो हमारा विपक्ष है वो लोगों को ये उम्मीद बंधा रहा है कि सरकार को कैश दे देना चाहिए, कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए, मेरे एक बहुत ही सीनियर लीडर ने कहा था कि इनको कैश में हमेशा अपने लिए कट दिखता है। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा डीबीटी, जनधन योजना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो लोगों के खाते में, उसकी कभी व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है और वो चाहते हैं कि हमेशा लोग उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े रहें। नरेंद्र मोदी बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि चलो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हम वो राष्ट्र है जो कभी हाथ नहीं फैलाता, वो राष्ट्र खड़ा होता है मजबूती से अपने पैरों पर। मैं उल्लेख अपने ही मंत्रालय के माध्यम से देती हूँ, पीपीई बनाने की एक कंपनी नहीं थी 1 मार्च को, आज 600 कंपनियां हैं लॉकडाउन में। इसका मतलब भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि स्वाभिमानी है। आप भारत के स्वाभिमान को अपनी राजनीति के लिए कुचलना चाहते हैं जी। आप नहीं प्रेरित करना चाहते कि लोग इस पर्टिकुलर परिस्थिति में भी हिंदुस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटी तलाशे। अब हम जो बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की और स्वदेशी की, जी। क्या आपको लगता है कि हम उस स्टेज में अभी हैं जहां हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वदेशी सामान खरीद के हमारा काम चल सकता है, जबकि हमें ऐसा है सुधीर जी, चीन से आए सामान की इतनी आदत पड़ चुकी है? स्वदेशी का मतलब क्या कि एक इंटरनेशनली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन WHO आपको बोलती है कि ये साइंटिफिक तकनीकी इसकी स्पेसिफिकेशन है। फिर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि ठीक है, तुमने अंतरराष्ट्रीय स्तर का मापदंड दिया हमको, हम स्वयं एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट, वो स्वदेशी है। लेकिन साथ ही आज जब आप कह रहे हैं कि क्या ये संभव है, इस संभावना को मैंने आपके सम्मुख अभी बोला कि 600 कंपनियां मार्च के महीने में थी नहीं। मैं कांग्रेस को आज चुनौती देती हूं, ऐसा कोई चुनौती भरा काल वो बता दे
70 साल की आजादी में जहां पर 600 कंपनियां लैब सर्टिफाइड हुई हों, जो चीज हिंदुस्तान में बनती ना हो वो 2 महीने में दिन का उसका 4.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन हो। एक ऐसा उदाहरण दे दें। जी स्मृति जी, आजकल चीन के खिलाफ एक बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट है पूरी दुनिया में कि चीन से जो कंपनियां हैं वो बाहर निकल जाएं, और वैसे भी चीन के खिलाफ एक सेंटिमेंट बन रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम चीन से टक्कर लेने की स्थिति में आज हैं और हम भी कोई स्टैंड लेंगे? बारे में आपको कोई विश्लेषण करना है तो आप राहुल गांधी से बात कर लें, क्योंकि फोटो चीन के साथ वो ज्यादा की जाते हैं, उनको ज्यादा पता है। जहां तक कि आप, ये तो मैंने हल्के में कहा है, लेकिन अगर आप गंभीरता से प्रश्न को उत्तर चाहते हैं तो मुझे लगता है सुधीर जी, ये सारे विषय जिन पे एक अंतरराष्ट्रीय बायलैटरल रिलेशनशिप्स का एक इम्पैक्ट होता है, इसके सबसे बेहतर प्रवक्ता होंगे जयशंकर जी, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। देखिए, कई बार जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हैं, कुछ चीजें उत्तेजना में बोलने की बजाय आपके राष्ट्र को आज एक बैलेंस डायलॉग की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि चीन एंड पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटीज पे अथवा चुनौतियों पर अगर आप अंतरराष्ट्रीय कोई पैमाना चाहते हैं तो जयशंकर जी आपको भली भांति इस संदर्भ में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकते हैं। जी, लेकिन आप ही के सहयोगी नितिन गडकरी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है ये तो लैब में बना है। वो मेरे वरिष्ठ है जी, आपके नितिन जी मेरे सहयोगी नहीं है, मेरे वरिष्ठ हैं। जी जी जी, पर आपके साथ कैबिनेट में बैठते हैं इसलिए मैंने कहा, लेकिन उनका कहना है कि ये वायरस जो है ये मैन मेड है, ये लैब में बना है। सुधीर जी, टिप्पणी पर टिप्पणी करना मुझे लगता है, और वैसे भी एक वरिष्ठ की टिप्पणी पर टिप्पणी करना अशोभनीय होगा। नितिन जी ने पूरा वाक्य क्या कहा है वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन नितिन जी जो भी बोलते हैं कभी भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की बात है तो जयशंकर जी अधिकृत हैं आपके साथ वो चर्चा करने के लिए। जी, मैं बस इतना कहूंगी कि आज अगर विश्व के स्तर पर आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए हिंदुस्तान कोई उदाहरण दे सकता है, एक पीपीई किट का उदाहरण दिया, दूसरा जो नेजल स्वॉब होता है जिससे टेस्टिंग होती है वो चीन से आता था 17 रुपए का, हम हिंदुस्तान में पूरा का पूरा उसे 2 रुपए से कम में बना रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की काबिलियत का कोई उदाहरण देना होता तो हम ये 2 उदाहरण दे सकते हैं कि लॉकडाउन में शायद विश्व में कहीं कोई नई इंडस्ट्री नहीं पनपी होगी, ये संभव सिर्फ भारत में हो पाया है। जी स्मृति जी, आज करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आपका विश्लेषण भी जानना चाहते हैं, आपके विचार भी जानना चाहते हैं। अब लोगों को, क्योंकि आपने जैसे भी कहा इसका कोई टेम्पलेट नहीं है पीछे जो आज जो संकट है, अब आपको भविष्य भारत का खास तौर पर क्या दिखाई दे रहा है? हमारे जीवन शैली में क्या बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं? हमारे वर्क फ्लो में आपको क्या बदलाव दिख रहे हैं? जितने आपके दर्शक देख रहे हैं जी, वो मात्र 1 मिनट की कल्पना करें, अगर आज भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती तो क्या हाल होता है हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान के हर घर में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। स्वीकारना होगा हमको कि नरेंद्र मोदी जी ने यथाशक्ति जितना भी संभव हुआ भरसक प्रयास किए हैं कि एक मानवीय दृष्टि से सहारा हमारे नागरिकों को मिले, दूसरा भारत की सशक्त कल्पना जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसके संदर्भ में वित्त मंत्री जी ने कई कदमों पर अपनी घोषणाएं की। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी भारत सरकार दे रही है, 45 लाख यूनिट्स के लिए वो घोषणा हुई है, कभी नहीं हुआ ये। और ये कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, वो छोटी छोटी इकाइयां हैं, तहसील लेवल तक की चिंता की गई है ताकि छोटे से छोटे अंचल में हम लोगों का संरक्षण कर सके। और इसीलिए जैसे आपने इस अपने पूरे वक्तव्य की शुरुआत में कहा था कि आज हिंदुस्तान को क्या दरकार है कि लोग अपनी छोटी छोटी राजनीतियों के लिए या फिर राजनीतिक मकसद के लिए इस वक्त चुनौती बनकर स्वयं खड़े हो जाएं, या कहें कि इस वक्त देश को जरूरत है कि हम सब अपनी राजनीति छोड़कर राष्ट्र नीति को अपनाएं। तो मैं आपको बस इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती हूं कि वित्त मंत्री जी ने कृषि हो, चाहे वो हमारा कुटीर उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, महिला के बचत गट हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो डिस्कॉम हो, हर वर्ग के लिए घोषणाएं की हैं। और इस विश्वास
और इस पूरे की पूरी कड़मत्ता से की है कि इन सारे विषयों पर उनकी तैयारी है जी। लेकिन वक्त ये है कि हम ओछी राजनीति छोड़कर मिलकर काम करें। आज देश की ये जरूरत है। आप तो जो हमारे देश के जो आम परिवार हैं उनमें आप बहुत लोकप्रिय हैं, और मैंने जिससे भी आज ये पूछा कि आज आप हमारे शो में आने वाली हैं, उनसे क्या पूछें, तो सबने कहा उनसे ये पूछे कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और इसके बाद क्या होगा। तो पब्लिक डिमांड पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कब खत्म होगा। जो पब्लिक आपने कहा जी, आपने कहा जिस पब्लिक का इतना विश्वास और आशीर्वाद है मुझ पर कि वो आपसे ये बेधड़क सवाल कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि मैं आउट ऑफ टर्न नहीं बोलूंगी। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, एमएचए ने जो भी गाइडलाइन राज्यों को दी है वो पब्लिकली अवेलेबल है। सुधीर जी, आप काफी एक पॉपुलर शो होस्ट करते हैं, वो गाइडलाइन जैसे जैसे बोली गई है वैसे वैसे आप अपनी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। एमएचए ने कई हेल्पलाइंस की घोषणा की है, वो घर घर आप जी का इतना बड़ा परिवार है उसके माध्यम से पहुंचा दीजिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। जी 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 स्मृति जी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टाइम फ्रेम, जैसे पहले हम सोचते थे जब लॉकडाउन 1 हुआ था कि कुछ दिनों की बात है, फिर मुझे एक बात बताएं सुधीर जी, आपने 31 दिसंबर का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जी, आप क्या सोच रहे थे तब? जो सोचा था वैसा हुआ नहीं बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रही हूँ ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और सरकारों की जिम्मेदारी है कि इवॉल्विंग सिचुएशन के आधार पर, धरातल की जो हकीकत है उसके आधार पर जो अपना स्थानीय प्रशासन है वो निर्णय ले। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय इस संदर्भ में अपनी घोषणाएं कर चुके हैं जी। उसमें मैं एक इंटरव्यू के माध्यम से अपना ज्ञान बांटूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को और इस विषय की गंभीरता को ठेस पहुंचाएगा। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे फिर ये है, क्या आप ऐसा समझती हैं कि इस कोविड-19 के बाद, बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है अब और ज्यादा बहुत बढ़ गई है लोगों के बीच में, जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं वो इसमें भी एक बहुत बड़ा मौका तलाश रहे हैं कि वो आपकी कमियों को बताएं कि आपने जो कुछ किया वो सही नहीं किया। विरोधियों का काम है कमी बताना जी, अगर वो कमी नहीं बताते तो विरोधी कैसे? लेकिन विरोध प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध ना करें, इतना सचेत रहें बस। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि विरोध मत करो। आप तो कितने सताए हो, आप सोचिए प्रधानमंत्री का उन्होंने क्या हश्र किया है। लेकिन फिर भी मतलब एक छोटे से छोटे बच्चे से बुलवा दिया कि आप मोदी को मौत के घाट उतार देंगे, इस हद तक लोग गए हैं जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक ही आग्रह किया, मेरा विरोध करो, राष्ट्र का विरोध मत करो। इस दौरान आपको ऐसा लगा कि और ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है? मुझे नहीं सुधीर जी, आप मुझे सच बताइए, प्रधानमंत्री जी ये सारी जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो पॉपुलैरिटी चार्ट्स में बढ़ने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र के प्रति उनके मन में जो भावना है, उनका आज जो दायित्व है, उसके चलते वो व्यक्ति पूरी अपनी जान झोंक रहा है सभी राज्यों के साथ कि भाई देश बचा रहे। जी जी स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय हमें दिया। जी फिर से मेरा आग्रह है, जितने लोग संक्रमित हैं मेरी उनके प्रति सहानुभूति है, कृपया उनके परिवारों का भी टेस्ट करवाएं, कांटेक्ट ट्रेसिंग कराएं। और सुधीर जी प्लीज, मैं जानती हूं आप बेबाक, बेखौफ, निडर पत्रकार हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी नाम की भी चीज है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल आपने सही कहा। और स्मृति जी, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था अभी कि पत्रकारिता इस समय सबसे खतरनाक पेशा है। या तो आप कोरोना वायरस, पत्रकारिता हमेशा ही खतरनाक पेशा रहा है जी, या तो आप, कोई नई बात नहीं या है। तो आप कोरोना वायरस से मारे जाएंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कहीं एफआईआर हो जाएगी, और नहीं तो फिर कोई धमकी नहीं। लेकिन सुधीर जी ये एक चीज अन्याय है, एफआईआर सिर्फ आपके खिलाफ नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के खिलाफ भी हो रही है, सिर्फ सच बोलने के लिए। स्मृति जी, आप छूते नहीं हैं। आप तो आईएनबी मिनिस्टर रह चुकी हैं पहले। मैंने ऐसा दौर इससे पहले कभी नहीं देखा कि आपकी कोई खबर किसी को पसंद ना आए और वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि कानूनी तरीके से आपके पीछे पड़ जाए। यही तो है,
राजनीति का कांग्रेसीकरण। तो ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो जिन लोगों ने वोट किया उनको सोचना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, कि एक पत्रकार को न सिर्फ एफआईआर करो, लेकिन एक और आपके पत्रकार हैं जो अंग्रेजी चैनल में बोलते हैं, उनको 12-12 घंटे बिठाया गया जी। तो उनका संकेत यह है कि कांग्रेस के खिलाफ या फिर देश के हित में बोलोगे तो जेल जाओगे। वो सब जानते हुए भी कर तो रहे हैं ना काम जी, करते रहेंगे आगे। जिसके सर पे भगवान का हाथ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। थोड़ी सी कठिनाई होगी, झेल लीजिए सुधीर जी। जी बिल्कुल, वरना बिल्कुल। ना झेल पाते तो आप सुधीर चौधरी नहीं होते। जी नहीं, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ और खुशी के साथ झेल रहा हूं और बिल्कुल स्वागत है। खुशी झेलिए जी। सोचिए ना, जो लोग इस अवस्था में हैं कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, उनसे क्या डरना। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए। धन्यवाद सुधीर जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। तो स्मृति ईरानी से हमारी काफी बातों पर, काफी विषयों पर चर्चा हो रही थी। यहां पर हम 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम गरीबों पर नाम पर हो रहे पर्यटन, जिसे आप अंग्रेजी में पॉवर्टी टूरिज्म कहते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। गरीबों के नाम पर, प्रवासी श्रमिकों के नाम पर नेताओं को वोट, बुद्धिजीवियों को एजेंडा और न्यूज चैनल्स को टीआरपी मिलती है, लेकिन हमारे देश से गरीबी कभी हटती नहीं। अब आप ये सवाल सोचिएगा इस ब्रेक में कि हमारे देश के नेता दशकों से गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स, बुद्धिजीवी, सब लोग गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके हितों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर गरीबी हटी क्यों नहीं? इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा हैशटैग जो हमने आपको दिया था जी वॉरियर्स, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा था, आपने इतना समर्थन दिया कि वो भारत में तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर ही रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में भी जी वॉरियर्स इस समय ट्रेंड कर रहा है। और एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार जी न्यूज के ऑफिस को सील करने को लेकर मांग कर रहा है।
वो भी अपने इस हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे हैं कि जी न्यूज का दफ्तर सील करो। उन्हें शायद पता नहीं है कि जी न्यूज का दफ्तर तो सील हो चुका पहले ही, लेकिन ये जो ताला है ये दफ्तर पर लगा है, हमारे दिल पर नहीं लगा, हमारे जज्बे पर नहीं लगा, हमारे जोश पर नहीं लगा। हमारे जोश की अगर हम बात करें तो हमने सारे ताले आज तोड़ दिए हैं और अब हमें किसी की चिंता नहीं। हमने देख लिया आपकी यानी हमारे दर्शकों की पूरी दुनिया में कितनी ताकत है, हमारी संख्या कितनी है, और हमें बहुत खुशी है कि आप सब हमारा साथ दे रहे हैं इस समय। और हमारे वो 29 लोग जो इस समय आपसे आपका समर्थन चाहते हैं वो आज बहुत खुश होंगे, उन्हें बहुत संतोष मिल रहा होगा, उनके परिवारों को भी बहुत संतोष आज मिल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा रिस्क अपनी जान खतरे में डालकर बेकार में नहीं लिया, आप लोगों के लिए लिया है और आप लोग उनके साथ हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गरीबों की बात करते हैं। आपने गरीबों पर हो रही राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की बातें सुन ली और अब हम पॉवर्टी टूरिज्म यानी गरीबों के नाम पर होने वाले पर्यटन का विश्लेषण करेंगे। कोरोना वायरस के दौर में ये पॉवर्टी टूरिज्म देश के राजनेताओं, बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकारों का सबसे पसंदीदा विषय है। इसमें बिना किसी खर्च के नेताओं को वोट मिल जाते हैं, बुद्धिजीवियों का अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाता है और न्यूज चैनल्स को भी टीआरपी मिल जाती है। हालांकि हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक मजदूर, गरीब मजदूर, उनका मुद्दा उठाकर कोई गलत बात की जा रही है। बिल्कुल आज उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो सड़कों पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता इन्हीं लोगों की होनी चाहिए। इस देश में अगर किसी का सबसे पहला अधिकार बनता है तो वो इन लोगों का बनता है, ये हमारा बिल्कुल मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी मदद नहीं करना चाहते, सिर्फ मदद करने का नाटक करना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से गरीबों और मजदूरों के नाम पर हो रही राजनीति की तस्वीरें आपने भी खूब देखी होंगी। आपने डिजाइनर पत्रकारों द्वारा लिखे गए वो माफीनामे पढ़े होंगे। अंग्रेजी अखबारों में बहुत सारे लोग अपने लेख लिख रहे हैं जिनमें इन मजदूरों से वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, हम बड़े दुखी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गरीबों के साथ तस्वीरें वो नेता खिंचवा रहे हैं जो खुद चाक चौबंद होकर सुरक्षा के बीच बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। माफिया वो पत्रकार मांग रहे हैं जो करोड़ों रुपए के आलीशान घरों में रहते हैं, जिन्होंने जीवन भर बहुत पैसा कमाया। कहा जा रहा है कि इन मजदूरों ने हमारे घर बनाए, हमारे हाईवेज बनाए, लेकिन हम इनके लिए कुछ नहीं कर सके। ऐसा वो कह रहे हैं, बड़ा पछता रहे हैं। पहली बात तो ये है, अगर आपको हमारे इन मजदूरों के लिए कुछ करना है, ये मजदूर अंग्रेजी के अखबार नहीं पढ़ते, ये मजदूर अंग्रेजी की वेबसाइट नहीं पढ़ते, ये मजदूर अंग्रेजी के न्यूज चैनल्स भी नहीं देखते, ये मजदूर सोशल मीडिया पर जाकर क्या हैशटैग चल रहा है ये भी नहीं देखते। ये मजदूर ये देखते हैं कि इन तक कौन सी मदद पहुंच रही है। अब जरा याद कीजिए कि आखिरी बार जब कोई मजदूर और गरीब आपके घर आया था तो आपने उनके साथ क्या सलूक किया था। ये हमारा इन लोगों से सवाल है जो दिल्ली के लटियंस जोन में करोड़ों के आलीशान मकानों में रहते हैं। जब यही मजदूर आपके घर में काम करने आते थे तब आपने क्या किया था। ये मजदूर जब कभी किसी प्लम्बर के रूप में, कभी इलेक्ट्रिशियन के रूप में, कभी धोबी के रूप में, कभी सामान डिलीवरी करने वाले के रूप में जब आपके घर आते थे तो इन्हें आप अलग बर्तनों में चाय पिलाते थे, इन्हें अलग बर्तनों में खाना खिलाते थे, इन्हें अपने डिजाइनर बड़े बड़े महंगे सोफों पर बैठना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगाने देते थे, कहते थे दूर बैठिए। कोई मजदूर या गरीब आता था तो उसे उन लोगों की निगाहें लगातार घूरती रहती थी। ये लोग ये नोट करते थे कि कहीं ये मजदूर घर के किसी कीमती सामान को हाथ ना लगा दें, कहीं इनके हाथ लगाने से उनका कीमती सामान गंदा ना हो जाए। जब ये सब मजदूर इनके घर आते थे तो ये ऐसा बर्ताव करते थे। आज ये माफिया मांग रहे हैं अंग्रेजी अखबारों में लिखकर। लेकिन जब मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आती हैं तो यही गरीब मजदूर इनके लिए एक बड़ा एजेंडा बन जाते हैं, क्योंकि इन मजदूरों के जरिए ये लोग किसी और पर निशाना साध रहे हैं। इन मजदूरों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए अपना एजेंडा चला रहे हैं और अब इन्होंने एक नई दुकान खोल ली है। आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन्हीं मजदूरों की इन तस्वीरों को बेच रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली हैं। चाय की चुस्कियां लेते हुए, कॉफी की चुस्कियां लेते हुए डिजाइनर पत्रकार लंबे लंबे आर्टिकल लिख रहे हैं। राजनेता कड़ी सुरक्षा के बीच मजदूरों के बीच पहुंचकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। यह है पूरा एक बिजनेस मॉडल और सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं।
गरीबी हटाओ का नारा हमारे देश में न जाने कब से चल रहा है। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया था, 1971 में। आज हम इसकी बात कर रहे हैं 2020 में। 49 वर्षों के बाद भी भारत में गरीबी हटी नहीं। इस दौरान न जाने कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। इस दौरान अलग अलग तरीकों से गरीबों को हटाने की कोशिश जरूर हुई। लॉकडाउन के दौरान पलायन कर रहे मजदूरों के साथ भी यही हो रहा है। कोई उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूं, कोई दूसरा फिर आदमी आता है कहता है मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूं। ये मजदूर मीलों पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते हैं। इस दौरान कभी इन्हें थकान मार डालती है, कभी मजदूर ट्रेन के नीचे आकर कट जाते हैं, कभी कोई ट्रक इन्हें रौंद देता है, और अगर किसी तरह से इनकी जान बच भी गई तो इन्हें भेड़ बकरियों की तरह मैदानों में जमा कर दिया जाता है, वहां बैठा दिया जाता है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में आज मजदूरों की एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ आई। ये मजदूर सिर्फ किसी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। इनकी कोई मांग नहीं है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन इनके लिए ये काम भी आसान नहीं है। जिन सड़कों को इन्होंने अपने हाथों से बनाया, उन्हीं सड़कों पर इन्हें कोरोना के कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। जिस लोहे को पिघलाकर इन्होंने रेल की पटरियां बनाई, बिछाई, उस पर चलने वाली ट्रेन से ही अब ये कटकर मर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने कभी गरीबी हटाओ के नारे को असली मुद्दा माना ही नहीं। गरीब हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। गरीबों के नाम पर न जाने कितने अभियान चलाए जाते हैं। गरीबों का जिक्र किए बिना किसी बड़े नेता का भाषण आज तक पूरा नहीं हुआ। गरीबी जो शब्द है, ये हर नेता का प्रिय शब्द है, हर पत्रकार का प्रिय शब्द है, हर बुद्धिजीवी, हर लेखक का प्रिय शब्द है, और बाकी भी छोड़ दीजिए, हर फिल्मकार का प्रिय शब्द है। फिल्म बनाने वाले लोगों का प्रिय शब्द अभी कुछ दिन पहले तक गरीबी ही हुआ करता था। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, लेकिन इन सब से होता कुछ नहीं है, और गरीबी सिर्फ राजनीतिक मुनाफे का शब्द बनकर रह गया है। अब आप भारत में गरीबी और गरीबों पर उपलब्ध कुछ आंकड़ों पर यह नजर डालिए, जिनसे आपको गरीबों पर होने वाली राजनीति समझ में आएगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2006 से 2016 के बीच, यानी 10 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब रातों रात अमीर हो गए और इनका जीवन खुशहाल हो गया। भारत में किसे गरीब माना जाए और किसे नहीं, इसे लेकर बहुत सारे विरोधाभास हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानती हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में करीब 143 रुपए से ज्यादा कमाता है वो गरीब नहीं है। 143 रुपए, और इस हिसाब से अब भारत में सिर्फ 7 करोड़ गरीब बचे हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन 143 रुपए कमाने का अर्थ यह है कि आप गरीब नहीं हैं, तो भी यह रकम बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या आप दिन भर 150 रुपए में गुजारा कर सकते हैं अगर आपके साथ परिवार है तो? सच ये है कि अब भी भारत के मजदूरों की औसतन न्यूनतम आय 178 रुपए प्रतिदिन है। हालांकि सरकारें चाहती हैं इसे बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाए, ऐसा सरकार चाहती है। रंगराजन कमेटी के मुताबिक शहरों में 47 रुपए प्रतिदिन और गांवों में 32 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले को गरीब नहीं मानना चाहिए। इसी कमेटी के मुताबिक भारत में अब भी 40 करोड़ लोग गरीब हैं। आज राहुल गांधी गरीबों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इससे पहले उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा देकर बहुत सारे चुनाव जीते थे। आज राहुल गांधी को अपनी दादी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटा दी होती तो आज राहुल गांधी किसके साथ फोटो खिंचवाते? करीब 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। इनमें से 38 वर्षों तक गांधी नेहरू परिवार ने देश पर शासन किया, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। हमारे देश में 72 वर्षों से गरीबी पर राजनीति हो रही है, लेकिन गरीबी अब तक मिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाने का नारा दिया हो। गरीबी पर राजनीति बहुत पुरानी है। पूरी दुनिया में गरीबों पर सबसे ज्यादा राजनीति कम्युनिस्ट पार्टियों ने की है। आजादी के बाद भारत में कम्युनिस्ट नेताओं ने यह नारा दिया था कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। एक और नारा था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समर्थकों ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने तब कहा था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। और सोचिए ये नारा कितना पुराना है, और आज भी रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब 48 साल बाद 2019 में राहुल गांधी 2048 साल के बाद 2020 में
राहुल गांधी गरीबी मिटाने का नारा दे रहे हैं। वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। पिछली तमाम सरकारों में इस विषय पर चिंतन हुआ कि गरीबों को और गरीबी को हटाने के लिए क्या नीति बनाई जाए। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल मकसद भी यही था। भारत के करीब करीब हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से गरीबी हटाने का नारा दिया है, लेकिन गरीबी आज भी खत्म नहीं हुई। ये तथ्य बताते हैं कि भारत में ज्यादातर नेताओं का असली उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं, बल्कि इसके नाम पर सिर्फ राजनीति करना है, और आज भी यही हो रहा है। और आपको हम यहां पर यह भी बता दें कि आप ये तुलना करके देखिए कि अगर ये कोरोना वायरस, जो स्मृति ईरानी थोड़ी देर पहले कह रही थी, अगर ये कोरोना वायरस 2012 में या 2014 से पहले आया होता, तो आज जो सरकार गरीबों के खाते में सीधे पैसा डाल रही है, क्या ये हो पाता? आज जितनी योजनाएं सरकार की हैं, क्या गरीबों तक ये पैसा पहुंच पाता? क्योंकि उससे पहले गरीबों के पास अपने जन धन अकाउंट्स भी नहीं थे, गरीबों के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं था। और आपको याद होगा, राजीव गांधी कहा करते थे कि हम जब केंद्र से यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो पहुंचते पहुंचते गांव में वो 1 रुपया रह जाता है, बाकी लोग बीच में खा जाते हैं। वो इसलिए होता था क्योंकि तब गरीबों के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं थे, अपने खाते नहीं थे। अब बहुत सारे लोग आज ये भी सोच रहे हैं कि ये वायरस आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, इसलिए तब तक जितना हो सके उतना इससे बचा जाए, घरों से ना निकला जाए, कोई बाहर ना जाए। ये सब अच्छी बातें हैं। ये वायरस से बचने का इस समय यही एकमात्र तरीका भी है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग कब तक ऐसे ही घरों में रह पाएंगे, क्योंकि घर के अंदर बंद रहने का विकल्प सबके पास नहीं होता, सबके पास इतना पैसा नहीं है। इस वायरस के खत्म होने की भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज की कड़वी सच्चाई ये है कि अब आपको इसी वायरस के साथ जीना होगा काफी समय तक, क्योंकि ऐसा ना होता तो भारत जैसे देश लॉकडाउन में इतनी छूट न देते जितनी छूट अब आपको दी जा रही है। जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, तब भी लॉकडाउन खुल रहा है। यह अपने आप में एक विरोधाभास है। 1 महीना पहले भारत में करीब 15,000 मामले थे, अब मामले 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। अभी यह आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच गया है, बहुत जल्द 1 लाख तक पहुंच जाएगा। चीन से भी ज्यादा मामले अब हमारे देश में हो गए हैं। पहले 50,000 मामले होने में 98 दिन लगे थे, अब अगले 50,000 से 90,000 के पार पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे। सोचिए, 10 दिन में हम लगभग 50,000 नए मामले आ गए। सोचिए, स्थिति यह है कि कल लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन था और इस दिन भारत में 5,242 नए मामले आए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1 महीने पहले भारत में औसतन 1,000 नए मामले आ रहे थे, अब 5,000 आ रहे हैं। अब इससे 5 गुना ज्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से भारत में औसतन 4,000 से ज्यादा नए मामले और करीब 118 मौत हर दिन हो रही हैं। ऐसे आंकड़ों के बावजूद अगर लॉकडाउन 4 में आपको कई तरह की छूट मिल रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि सरकारों ने अब समझ लिया है कि अब हमारा जीवन कोरोना के साथ जुड़ गया है और इस वायरस की वजह से जीवन को अब ठप नहीं किया जा सकता। अब इसी के साथ रहना है और ऐसे ही काम करना है। लॉकडाउन 4 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही थी कि इस वायरस से हमें लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। भारत शायद इकलौता देश है जहां संक्रमण के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ लॉकडाउन में रियायतें भी दी जा रही हैं। अगर दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो वहां पर लॉकडाउन के नियमों में छूट देने के बारे में तब सोचा गया जब वहां पर संक्रमण के मामले कम हो गए थे और उन सरकारों को यह लगा कि अब हालात नियंत्रण में आ गए हैं। स्पेन, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने यही किया। लेकिन भारत ने लॉकडाउन में छूट तब क्यों दी जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब यही है कि भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये करीब 38% से ज्यादा है, यानी भारत में 100 मरीजों में 38 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर भी 3.2% के आसपास ही है, जबकि ये आंकड़ा अमेरिका में 6%, स्पेन में 12% और इटली में 14% है। शायद यही वजह है कि भारत ने लॉकडाउन में लगातार रियायतें दी हैं, क्योंकि संक्रमण के बहुत गंभीर मामले यहां पर कम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से लॉकडाउन के नियमों में ढील दे सकते हैं। तो हम आपको कुछ उदाहरण आज देते हैं। जैसे दिल्ली का उदाहरण है।
वहां पर लॉकडाउन के नियमों में क्या छूट दी गई है आप देख लीजिए। दिल्ली में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सर्विस शुरू हो जाएगी, लेकिन 2 ही यात्रियों को बैठने की इजाजत है। कार पूलिंग नहीं कर सकते। बस चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन 20 यात्रियों को ही एक बस में बैठाया जा सकता है। ई रिक्शा भी चल पाएंगे, लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक आदमी बैठ पाएगा। सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन ऑफिस ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी घर से काम करें। सभी बाजार, सभी तरह की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इनमें काम के लिए बाहर से मजदूर नहीं लाएंगे। इसके अलावा बाकी गतिविधियों पर वही प्रतिबंध रहेंगे जो देश के बाकी हिस्सों में लागू है। जैसे कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही डिलीवरी होगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो सर्विस, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, सैलॉज, स्पा, आपका शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, ये सब बंद रहेगा। इसलिए ये कुछ नई बातें हमने आपको बता दी हैं। डिस्काउंट कुछ मिले हैं लॉकडाउन 4 पर, और वो आपको नोट कर लेने चाहिए। लेकिन पहले के मुकाबले लॉकडाउन की अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत बेहतर हो गई है। अब पहले के मुकाबले आप और कई ज्यादा काम कर पाएंगे, घर से बाहर निकल पाएंगे, और आप जहां भी काम करते हैं अब आप काम पर जा पाएंगे। अब चीन की बात करते हैं। चीन पर आरोप लगता रहा है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में उसने जानकारियां छिपाई, जिससे दुनिया भर में संक्रमण फैला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि कोरोना वायरस चीन ने अपने लैब में पैदा किया और इसे लेकर उनके पास सबूत हैं। और अब 4 महीने बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब पहली बार इन सारे आरोपों पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोमवार को शुरू हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की सालाना बैठक में शी जिनपिंग ने अपने 11 मिनट के भाषण में मुख्य तौर पर 3 बातें कही हैं जो आपको आज समझनी चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा है, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चीन ने कभी भी दुनिया से कोई जानकारी नहीं छिपाई। ये पहली बात उन्होंने कही है, हमने जानकारी नहीं छिपाई। जबकि सच ये है, अमेरिका समेत कई देश कह चुके हैं कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि चीन के दबाव की वजह से ही WHO ने वक्त रहते दुनिया के देशों के लिए कोरोना की चेतावनी जारी नहीं की। आज शी जिनपिंग ने यह भी कहा, दूसरी बड़ी बात, कि अगर चीन कोरोना की वैक्सीन बना लेता है तो पूरी दुनिया की जनता का ख्याल रखते हुए सभी को मुफ्त में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। ये दूसरी बड़ी बात कही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के देशों ने पैसा देकर चीन से जो PPE किट्स, मास्क और मेडिकल उपकरण खरीदे थे, जब वो ही इतने घटिया क्वालिटी के निकल रहे हैं तो चीन की वैक्सीन की क्वालिटी की गारंटी क्या होगी, आप खुद समझ सकते हैं। और जब चीन पैसा लेकर, जब वो बेच रहा है इन सामानों को, पैसा लेकर जब इतना घटिया सामान दे रहा है, तो जिस वैक्सीन को वो मुफ्त में देने की बात कर रहा है वो वैक्सीन क्या होगी, इसका अंदाजा लगा लीजिए। शी जिनपिंग ने आज जो बड़ा ऐलान किया है वो ये है कि चीन कोरोना महामारी से आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रभावित विकासशील देशों को $2 बिलियन यानी करीब 15,166 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी देगा। यानी चीन अब पैसे के दम पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कोरोना महामारी से पीड़ित दुनिया को लेकर कितना चिंतित है और पैसा फेंक कर दुनिया का समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर चीन वास्तव में इतना चिंतित है तो उसे कोरोना वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन शी जिनपिंग ने आज ऐसा कुछ नहीं कहा। We have forged extraordinary synergy in the fight against COVID-19. In China, after making painstaking efforts and enormous sacrifice, we have turned the tide on the virus and protected the life and health of our people. All along, we have acted with openness, transparency, and responsibility. We have provided information to the WHO and relevant countries in the most timely fashion. We have released the genome sequence at the earliest possible time. We have shared control and treatment experience with the world without reservation. We have done everything in our power to support and assist countries in need. तो चीन की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब चीन के छोटे भाई पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के नेता हों, कलाकार हों, क्रिकेटर हों, ये जब भी भारत की बात आती है तो इन सब के दिल में जहर बाहर आने लगता है। दुनिया कोरोना के जहर से लड़ रही है तो पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर अब भी भारत के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं।
शाहिद अफरीदी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गए थे और वहां पर वो पाकिस्तानी सैनिकों और लोगों के बीच भारत के खिलाफ भाषणबाजी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ नफरत से भरी हुई बातें कही। जाहिर है ये पाकिस्तानी सेना का प्रायोजित दौरा था, तो शाहिद अफरीदी से और उम्मीद भी क्या कर सकते थे। पहले आप सुनिए कि अफरीदी ने पीओके से भारत के खिलाफ क्या बातें कही हैं। ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये क्रिकेटर हैं। हमारे देश के बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो शाहिद अफरीदी को समर्थन देते हैं और शाहिद अफरीदी जो ट्रस्ट चलाते हैं उसमें पैसा देने के लिए लोगों से अपील करते हैं और फिर कहते हैं कि क्रिकेट जो है उसे राजनीति से दूर रखिए। आपने देखा होगा हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं और हमारे देश के जो फिल्म स्टार हैं, जब भी उनसे ऐसी बातें करते हैं तो वो कहते हैं हम तो कलाकार हैं और हम तो खिलाड़ी हैं, हमसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं, हमें आप राजनीति से दूर रखिए, हमें पाकिस्तान जैसे मुद्दों से दूर रखिए। क्रिकेट लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर क्या करते हैं ये अब आप देखिए। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। वैसे तो शाहिद अफरीदी के बारे में मजाक में कहा जाता है कि उनकी उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाहिद अफरीदी का दिमाग भी बड़ा नहीं हुआ बल्कि उम्र उनकी बढ़ नहीं रही, कम हो रही है और वो और ज्यादा नादान हो रहे हैं। वो इमरान खान की तरह पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो शाहिद अफरीदी का अपना गेम है, इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है पाकिस्तान के ऐसे लोगों की उस एहसान फरामोशी से जो एक तरफ मीठी मीठी बातें करते हैं और दूसरी तरफ पीठ पर छुरा घोंपते हैं, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो कोरोना से लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए अभी कुछ वक्त पहले तक अपने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए चंदा जुटा रहे थे, फंड जुटा रहे थे और उनकी इस मुहिम में भारत में हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर्स ने तब समर्थन दिया था। अब सोचिए हमारे देश के खिलाड़ियों ने तो बड़ा दिल दिखाया, लेकिन वही शाहिद अफरीदी अब भारत के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने तो अफरीदी को जवाब भी दिया है कि उन्होंने इंसानियत के नाम पर कोरोना से लड़ाई में अफरीदी का साथ दिया था, लेकिन अफरीदी की बातों से उन्हें निराशा हुई है और अफरीदी ने अपना असली रंग दिखा दिया। हम जानते हैं पाकिस्तान में भी हमें अब बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के दर्शकों के और पाकिस्तान के आतंकवादियों के भी अब लगातार फोन आ रहे हैं। इसलिए हम ये बात तो जानते हैं कि जी न्यूज पाकिस्तान में देखा जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान में जो लोग आज हमें देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से हमें कहते हैं कि हम बड़े अमन पसंद देश हैं, हम तो प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि दोनों देश आपस में एक होकर रहें। लेकिन शाहिद अफरीदी ने आज जो बात वहां जाकर कही है, क्या कोई भी देश इसे पसंद करेगा? अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के लोगों से मैं ये बात कह रहा हूं कि शाहिद अफरीदी ने आज जो कहा है उसका भारत में क्या रिएक्शन होना चाहिए, तो फिर आप भारत के लोगों को इसके बाद दोष मत दीजिएगा। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, मां भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित
सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा। क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको
फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.
time, punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता. क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है. वर्ष 1974 में आज ही के दिन भारत ने प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था. यह परीक्षण भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया था. इस परमाणु परीक्षण की क्षमता 8 से 12 किलोटन थी और इस परमाणु बम का वजन लगभग 1400 किलोग्राम था. डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर पी.के. अयंगर के नेतृत्व में 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की एक टीम ने वर्ष 1967 से 1974 तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया था. उस समय पूरी दुनिया में इस परमाणु परीक्षण की चर्चा हुई थी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों के बाद भारत परमाणु परीक्षण करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया था. वर्ष 1912 में आज ही के दिन भारत की पहली फीचर लेंथ फिल्म मुंबई में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था श्री पुंडलिक और इसके निर्माता थे फिल्मकार दादा साहेब तोरणे. ये 22 मिनट की एक साइलेंट फिल्म थी. हालांकि भारत की पहली फिल्म दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र को ही माना जाता है क्योंकि इस फिल्म का पूरा निर्माण भारत में ही हुआ था, जबकि श्री पुंडलिक एक मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग थी जिसे एक फिक्स्ड कैमरे से एक ब्रिटिश कैमरामैन ने शूट किया था और इस फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेजा गया था और इन्हीं वजहों से राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली फीचर फिल्म माना गया. वर्ष 1953 में आज के दिन जैकलिन कॉकरेन हवाई जहाज उड़ाते हुए साउंड बैरियर को तोड़ने वाली पहली महिला बन गई थी. इस दौरान उनके विमान की रफ्तार लगभग 1230 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसी रफ्तार को मैक 1 यानी सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं. उन्होंने अमेरिका के एक फाइटर एयरक्राफ्ट F-86 की मदद से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. इसके 13 वर्ष बाद वर्ष 1964 में जैकलिन कॉकरेन ने 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वर्ष 1967 में 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र में उनके नाम 8 स्पीड रिकॉर्ड्स बन गए थे. और आज ही के दिन वर्ष 1048 में फारसी साहित्यकार, गणितज्ञ और कवि उमर खयाम का जन्म ईरान में हुआ था. उमर खयाम की रुबाइयां पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं. आपको बता दें कि रुबाइयां 4 पंक्तियों में लिखी गई एक कविता होती है. उमर खयाम ने मैकेनिक्स, ज्योग्राफी, मिनरलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पर कई महत्वपूर्ण लेख लिखे थे और उन्होंने एल्जेब्रा के कई सिद्धांतों की नींव भी रखी थी. तो डीएनए में आज इतना ही. अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए. और जीवन में आपने क्या कमाया, इसकी पहचान सिर्फ इस बात से होती है कि मुश्किल समय में आपके साथ कितने लोग हैं. आज हमारे साथ जी वॉरियर्स भी हैं और देश की जनता भी है और यही हमारी असली पूंजी है, यही हमारी असली ताकत है. जाने से पहले आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमारे जी वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया, हमारा हौसला बढ़ाया और हम आज आपसे ये वादा करते हैं कि हम उसी जोश के साथ, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, हम उसी जोश के साथ आप तक नई खबरें और सच्ची खबरें ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे. नमस्कार.